हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 19वां पार्ट देखेंगे, जो आपके जीआईसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सब्जेक्ट से आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सब्जेक्ट से आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। और इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के से तैयार किया गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ स्टेट किसको कहा जाता है? तो काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है राज्यसभा को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा, जैसा कि जानते होंगे आप कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी रचना है? तो ये पुस्तक है जेनिंग्स की। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेनिंग्स की ये पुस्तक जो है, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूशन, इसमें उन्होंने भारतीय संविधान को संघात्मक माना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो ये राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 249 है, इसके तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 29 और 30 दोनों में। ठीक है, अनुच्छेद 29 के अनुसार जो कहा गया है, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण एवं अनुच्छेद 30 में जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार संदर्भित करता है। ठीक है, तो ये दोनों, और इस बात से स्पष्ट होता है कि 29-30 दोनों जो है अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 29 एवं 30 दोनों में किया गया है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेवेल योजना की घोषणा की गई थी। वेवेल योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये जून 1945 में। ठीक है, वेवेल कौन था? आप लोग जानते होंगे, जब अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बने, और उन्होंने भारतीय संवैधानिक गतिरोध को जो है समाप्त करने के उद्देश्य से एक विस्तृत योजना बनाई, जो उनके नाम वेवेल योजना के नाम से जानी जाती है। और ये वेवेल योजना जो आई थी जून 1945 में आई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो और यहाँ से जाओ? ये नारा मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में दिया था? तो ये कराची अधिवेशन 1943 में। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कराची अधिवेशन 1933 में नहीं बल्कि 43 में दिया था। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया तथा दिसंबर 1983 के कराची अधिवेशन में जो है विभाजन करो और जाओ का नारा दिया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? नमक सत्याग्रह की तुलना जो है नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। किसने? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना जो है नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रिपोर्ट में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था? किस रिपोर्ट में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था? तो ये किया गया था 1928 की नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
संविधान द्वारा जो प्रतिपादित मौलिक अधिकारों का प्रयोजन जो है संविधान का एक प्रमुख लक्षण माना गया था। और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का विचार जो है राष्ट्रवादी आंदोलन के दिनों से ही जो है एक प्रबल विचार माना जा रहा था। और उसके बाद ही जो है जो 1928 में नेहरू जी की रिपोर्ट आई उसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था सर्वप्रथम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया। बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ये स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने जो है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है। किस एक अधिनियम में। तो वो अधिनियम था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1935 की भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन मिल गया तथा आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में जो है भेद समाप्त हो गया था। गवर्नरों को आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन जो है व्यक्तिगत निर्णय तथा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया था। और इस अधिनियम द्वारा जो है सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और उसमें अनुसूचित जातियां, मुसलमान हो गए, सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान, इन सभी को जो है पृथक पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने नौकरशाही के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित किया। नौकरशाही के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित किया था किसने। तो ये मैक्स वीबर ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैक्स वीबर नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री माना जाता है। उसकी एक पुस्तक आई थी 1920 में, सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत। ये इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, इसको याद रखिएगा। सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत जो 1920 में आई थी और इसमें इन्होंने नौकरशाही के आदर्श प्रकार का वर्णन किया था। और वेबर के नौकरशाही सिद्धांत जो है वैधानिकता और प्रभुत्व सिद्धांतों ने ही जो है भावी सिद्धांतों का आधार जो है तैयार किया था। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजनीतिक शास्त्री ने प्रक्रिया की संकल्पना राजनीति शास्त्र में की। प्रक्रिया की संकल्पना राजनीति शास्त्र में की है। तो ये किया है बेंटले ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्थर बेंटले इनका पूरा नाम था और इन्होंने राजनीति शास्त्र में सर्वप्रथम प्रक्रिया की संकल्पना का उल्लेख किया था। और इनकी एक पुस्तक थी जो लिखे थे द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में ही इन्होंने जो है प्रक्रिया की संकल्पना का जो विचार था इन्होंने प्रकट किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने यह मत व्यक्त किया कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती हैं। तो ये किसने मत दिया था। तो ये दिया था लावेल ने। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जो है उसकी जो आगे की अवधि थी उसमें जनमत के बारे में कुछ नए अध्ययन प्रकट हुए ताकि जनमत के निर्माण में लोगों की अभिवृत्तियों, निष्ठाओं तथा आचरण की भूमिका का वर्णन किया जा सके। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन इन वार एंड पीस ये लिखा था लावेल ने। और इसमें जो है शीर्षक वाले अध्ययन में लावेल ने ये मत दिया था कि आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जो है जनमत में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो ये अपनी पुस्तक में लिखे थे पब्लिक ओपिनियन इन वार एंड पीस। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, इन्होंने ये मत दिया था इसमें। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नव बहुलवाद के अनुसार राजनीति व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है। तो ये व्यापारिक संघ को, यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में व्यापारिक संघों को उच्च स्थिति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है मॉरिस डुवर्जर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है। तो मॉरिस डुवर्जर ने जो है
दल संगठन को 4 भागों में बांटा था। पहला उन्होंने बताया था चौगुट, ठीक है, चौगुट। दूसरा इन्होंने बताया था शाखा दल, शाखा दल, ठीक है। तीसरा बताया था प्रकोष्ठ दल, प्रकोष्ठ दल। और चौथा बताया था सैनिक दस्ते, ठीक है, सैनिक दस्ते। तो इसमें से पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो चौगुट है, शाखा है, आपका प्रकोष्ठ है, कोष की बात नहीं कही थी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा यह शब्द जनमत सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है। तो ये किसका कथन है, तो ये कथन है जेम्स ब्राइस का, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जेम्स ब्राइस की एक पुस्तक है जो बार बार पूछी जाती है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी और इसी में इन्होंने जो है जनमत की सुनिश्चित परिभाषा करने में अपने आप को असमर्थ पाने के कारण सामुदायिक हित साधना के आधार पर लोकमत को समझाने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होगी। यह कथन किसका है, तो ये कहा था जेलिनेक का, ठीक है, जेलिनेक का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक अच्छे संविधान की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए जेलिनेक का ये कथन था कि संविधान विहीन राज्य राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्ति ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया। तो ये किया था जॉन लॉक ने। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉक की एक पुस्तक थी टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट और इस पुस्तक में उन्होंने राज्य पूर्व प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास प्राकृतिक अधिकारों का होना स्वीकार किया है और सामाजिक समझौते के द्वारा जब राज्य का निर्माण होता है तब राज्य का सदस्य बनने पर भी लोग अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग नहीं करते अपितु उन अधिकारों के साथ वह राज्य में प्रवेश करता है, ऐसा बताया था किसने, जॉन लॉक ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का एक समर्थक नहीं है पूछा है, तो वो है आपका जॉन लॉक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का समर्थन करता है। लॉक के अनुसार जो है कुछ अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पहले अर्थात प्राकृतिक दशा में विद्यमान थे और इन्हें ही प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों का सृजन जो है राज्य ने नहीं किया बल्कि राज्य का जन्म इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को जो है प्राकृतिक अधिकार माना था, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक को काम करने का अधिकार उसे अस्तित्व के साधनों के अधिगम से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज़ से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। यह कथन किसका है, ये किसने कहा था, तो ये लास्की ने कहा था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्की की एक पुस्तक थी ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इसको याद रखिएगा, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की ये पुस्तक थी और इसी पुस्तक में उन्होंने नागरिकों के काम करने के अधिकार का समर्थन करते हुए कहा था कि इसके अभाव में नागरिक उन साधनों से वंचित हो जाएगा जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण से पूछा गया है, इसमें आपको मिलान करना है। समानता का अर्थ है किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए, क्या ये सत्य है। किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए, तो बिल्कुल सही है, समानता का ये अर्थ होता है। और कारण में दिया हुआ है मनुष्य और मनुष्य के मध्य कोई भेद नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि ये समानता का अर्थ है किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं को समाप्त कर देनी चाहिए और जब समाप्त हो जाएगी तो मनुष्य और मनुष्य के मध्य कोई भेद नहीं होगा, ठीक है, यानी इसका ये व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या जो है आर कर रहा है, क्योंकि सभी प्रकार का विशेषाधिकार को समाप्त कर देना ही समानता का उद्देश्य माना जाता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समानता के संदर्भ में पुरस्कार के सिद्धांत कहा निहितार्थ है, उसका अर्थ है
तो उसका अर्थ है मेधा अथवा कहें योग्यता पर अन्य की तुलना में यथोचित विचार किया जाना ही क्या है, पुरस्कार के सिद्धांत है। समानता का तात्पर्य होता है अक्षरशः समानता नहीं, विशेष कार्य के लिए यदि विशेष पुरस्कार का प्रावधान न हो तो समाज महान कलाकृतियों, वैज्ञानिक खोजों और सुंदर विचारों से वंचित हो जाएगा। इसलिए जो है दक्षता और योग्यता के आधार पर जो है पुरस्कार के सिद्धांत का समानता के विचार के साथ कोई विरोध नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित था। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत किस पर आधारित था, तो ये आनुपातिक समानता पर आधारित था। ठीक है, आनुपातिक समानता का सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु ने ही प्रतिपादित किया था और इसके अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करना चाहिए। राज्य को अपने नागरिकों के महत्व व योग्यता को दृष्टि में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मानों, अन्य लाभों या पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण व अनुपातिक रूप से करना चाहिए, क्योंकि इसके विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है। रोमन स्कूल से कौन संबद्ध है, तो है आपका सिसरो। ठीक है, सिसरो जो है रोमन कानून की अवधारणा को विकसित करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने प्राकृतिक कानून के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और घोषित किया कि यह शाश्वत अपरिवर्तनशील है, क्योंकि विधान निर्माता भी इन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन से निकटतम संबंधित है। विधि के शासन से निकटतम संबंधित है, तो वो है संविधानवाद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधानवाद विधि के शासन से निकटतम संबंधित है, क्योंकि संविधानवाद का भी संबंध जो है नियंत्रण की उस प्रणाली से है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उचित वातावरण मिले। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यह कथन किसका है। कुछ व्यक्ति शासन करें तथा अन्य व्यक्ति शासक हों, यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं एवं अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए। ये कथन किसका है, तो ये है अरस्तु का। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अरस्तु के राजनीतिक विचारों में जो है राज्य व्यवस्था के प्रति अगाध आस्था थी। उसका मत था कि राज्य के बिना व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है, तो ये मॉरिस जोन्स। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉरिस जोन्स की एक पुस्तक थी द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने भारत के राजनीतिक जीवन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, वो 3 शैलियाँ जो थी आधुनिक भाषा शैली थी, परंपरावादी थी और संतवादी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि, क्यों समर्थन करते हैं, ताकि उनका पूर्ण सदुपयोग निश्चित किया जा सके। ठीक है, प्राकृतिक साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो जाने से में इनका अपव्यय पूर्ण प्रयोग को रोका जा सकेगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व राष्ट्र के हितों की परवाह नहीं करता, वह उसे रक्षित करने की बजाय उसे तेजी से समाप्त कर देता है। तो उसको सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 सूची दिया हुआ है, कथन है और विचारक है, इसको मिलान करना है। तो रॉबर्ट ओवेन का कौन सा विचारक है, यानी कौन सा पुस्तक है, तो रॉबर्ट ओवेन जो था वो कल्पनावादी समाजवाद से संबंधित था। ठीक है, कल्पनावादी समाजवाद से संबंधित था। तो यहाँ पे एक में आपका सी सही हो जाएगा। और हर्बर्ट मार्क्यूज ये किससे संबंधित था, तो हर्बर्ट मार्क्यूज जो संबंधित था ये नव वामपंथ से संबंधित था। तो यहाँ पे दो में आपका डी सही हो जाएगा। और थियोडोर अडोर्नो ये किससे संबंधित था, थियोडोर अडोर्नो ये संबंधित था क्रिटिकल थियरी से। ठीक है, क्रिटिकल थियरी से। तो यहाँ पे 3 में आपका ए सही हो जाएगा। और GDH कोल ये फेबियन बात से संबंधित था। तो यहाँ पे 4 में आपका बी सही हो जाएगा।
तो CDAB किस कूट में है? तो CDAB आप लोग कूट नंबर C में देख सकते हैं, ठीक है। और इन चारों को 1-2 बार आप लोग अच्छी तरीके से ज़रूर देख लीजिएगा।